हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आप रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो से हम लोगों ने कक्षा 10 से संबंधित एक रसायन विज्ञान के पाठ को स्टार्ट किया है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार। और इसकी एक वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। जिसने वो वीडियो जाकर नहीं देखी है वो वीडियो जाकर के देख ले, क्योंकि ये तभी समझ आएगा तब आप लोगों ने पिछली वीडियो को अच्छे से देखा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित करते हैं वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, करते हैं क्लास की शुरुआत। आप लोगों ने पिछली जो वीडियो थी उसमें एक रिएक्शन पढ़ी थी, जो थी Mg+O2। जो बन रहा था, इन दोनों से मिलकर के बन रहा था MgO। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये एक रासायनिक समीकरण लिखी हुई है मेरे पास, जिसके इस तरफ मैंने रखा है अभिकारकों को और इस तरफ रखा है उत्पाद को। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को दर्शाने का एक तरीका होता है कि रासायनिक समीकरण को तीर के अग्र दिशा की तरफ हम लोग हमेशा उत्पाद रखते हैं और तीर के पश्चिम दिशा की तरफ हम लोग हमेशा अभिकारक रखते हैं। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि यदि एक से ज़्यादा अभिकारक होंगे तो अपन प्लस का साइन लगाएंगे, और एक से ज़्यादा उत्पाद होंगे तो अपन प्लस का साइन लगा करके उनको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, ये एक रिएक्शन लिखी हुई है। इस रिएक्शन के इस तरफ ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। यदि मैं बात करूं इस तरफ की, तो इस तरफ Mg की जो संख्या है वो 1 है और ऑक्सीजन की जो संख्या है वो 2 है। यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर Mg सिंगल है, इसका मतलब Mg की संख्या 1 है। और यदि मैं इस तरफ बात करूं तो इस तरफ Mg की जो संख्या है वो 1 है और ऑक्सीजन की जो संख्या है वो भी 1 है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसलिए यह रिएक्शन एक असंतुलित रिएक्शन है। ठीक है दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम लोग इन रिएक्शनों को कैसे संतुलित किया जाता है वही जानेंगे। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोगों को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूं। तो वह एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास ये तो जार हैं। अब मान लो इसमें कोई पदार्थ A भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई पदार्थ A यहाँ पर भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया, एक धागे की सहायता से एक परख नली को इसके अंदर सीधा इस प्रकार लटका दिया। बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा, एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर कोई पदार्थ B भरा हुआ है। याद रखिए, मैंने ये परख नली धागे से बांधी हुई है, इसलिए A और B के मध्य कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। लेकिन मैंने क्या किया, इस परख नली को इसके अंदर लटका दिया, जिसका जो द्रव था वो बाहर आ गया है। और यहाँ पर A+B मिले, और यहाँ पर ये जो परख नली थी जो धागे से बंधी हुई थी, इस दोनों ने मिलकर, A और B ने मिलकर कोई नया उत्पाद बना लिया C+D। ठीक है दोस्तों, तो अभिक्रिया को अगर मैं लिखने की बात करूं तो यहाँ पर ऐसे होगी, A+B मिलकर के उन्होंने जो पदार्थ बनाया वो बनाया C+D। ठीक है, फिर से सुनिए। मेरे पास ये एक जार था जिसके अंदर एक द्रव भरा हुआ था A, और मैंने ऊपर से एक दूसरी परख नली को जिसमें B भरा हुआ था उसको लटका दिया। दोनों की रिएक्शन नहीं होनी थी, लेकिन कुछ समय बाद मैंने इस परख नली को इस जार में गिरा दिया, जिससे क्या हुआ, इन दोनों ने A और B ने आपस में अभिक्रिया करी और C+D यानी कि उत्पाद बना दिया। तो आप देखेंगे कि यदि मैं इसका वजन करूं यहाँ पर, तो यदि इसका वजन 60 ग्राम है, यदि इसका वजन यानी कि इस पूरे का A+B का वजन 60 ग्राम है, तो आप लोग देखोगे कि जब अभिक्रिया खत्म हो जाएगी यानी कि उत्पाद पूरी तरह से बन चुका होगा तो इसका वजन भी 60 ग्राम आएगा। तो दोस्तों, ये क्यों होता है, इस नियम को क्या कहते हैं? तो इस नियम को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का
नियम। इस नियम को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही है जिस कारण अपन लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार द्रव्यमान संरक्षण का नियम अच्छे से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये दिया था लेवोसियर ने, और जबकि इसका परीक्षण किया था लैंडोट नामक वैज्ञानिक ने। और ये नियम था कि किसी रासायनिक या भौतिक समीकरण में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन या परंतु उसके स्वरूप को परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर न तो द्रव्यमान उत्पन्न हुआ है ना ही नष्ट हुआ है, दोनों तो इधर भी 60 ग्राम है इधर भी 60 ग्राम है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया। अभिकारक क्या थे A+B और उत्पाद क्या थे C+D। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नियम है ये अगर मैं संक्षिप्त रूप में लिखूं तो ये होगा कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान जो बराबर होगा उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने को सीखने के लिए आप लोगों को ये नियम पता होना चाहिए। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने एक परख नली में A+B को मिलाया, ठीक है दोस्तों, और उससे अपन को जो उत्पाद है वो C+D प्राप्त हो गए। तो मैंने देखा कि जब A+B को मिलाया तो वो 60 ग्राम था, और जब C+D को मिलाया तो वो भी 60 ग्राम निकला। तो ये नियम कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि होता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान, जो कि होता है अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर। तो दोस्तों यहीं से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की शुरुआत होती है। आप लोगों को ये नियम कैसा लगा, अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, कुछ बातें जान लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिकरण समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आइए कुछ बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो जो पहला जो आपको याद रखना है वो है कि द्रव्यमान संरक्षण की पालना रासायनिक अभिक्रिया में अति महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था उसकी जो पालना है वो किसी भी रासायनिक समीकरण में अति महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि जितना भी द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी होना चाहिए। दूसरा, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया या अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि दोनों तरफ वजन या वेट बराबर होना चाहिए, या कह लो कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या या पदार्थों की जो संख्या है, पदार्थों के परमाणु की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। नंबर 3 देखते हैं। मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, जो कल से मैं इस अभिक्रिया को घुमाए फिर रहा हूं, Mg+O2 जो मिलकर के बना रहा था MgO। इस अभिक्रिया पर विचार करते हैं। आगे देखते हैं कि तत्व Mg के परमाणु दोनों तरफ एक एक हैं, लेकिन
ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अलग अलग है। इस प्रकार यह अभिक्रिया असंतुलित है। क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, इधर Mg की परमाणु अलग हैं, वो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, इसलिए यह असंतुलित अभिक्रिया है जो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना नहीं करती। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को संतुलित करना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी तत्व के कुल परमाणु की संख्या अभिकारक तथा उत्पादों में एक समान होनी चाहिए, तभी वो रिएक्शन संतुलित होगी, अन्यथा वो रिएक्शन असंतुलित होगी। और दोस्तों याद रखिएगा कि समीकरण संतुलित करने के लिए आपकी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल एकदम से लाइक कर दीजिए। आइए चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं वो देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का कुछ नियम है, मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि यौगिक के सूत्र में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, यौगिक का जो सूत्र है उसमें किसी भी प्रकार की आप लोग छेड़छाड़ नहीं करोगे। जो सूत्र है उसे ऐसे का ऐसे ही जस का तस बने रहना दोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं, मान लो ये H2O है मेरे पास, इसको आप लोगों को पता है H2O का फार्मूला, जल का फार्मूला H2O होता है। मान लो किसी तरफ, इस तरफ या इस तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हमें 2 करनी है। तो यदि मैं इस प्रकार से कर देता हूं, मान लो मैंने यहां 2 की गुणा कर दी, ठीक है, 2 करने के लिए मैंने यहां पे 2 लिख दिया, तो वो अपन को नहीं करना है, क्योंकि H2O होता है जल का सूत्र, और ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। तो देखिए ये अलग फार्मूला हो गया, ये अलग फार्मूला हो गया। ठीक है, इसलिए बस आप लोगों को याद रखना है कि यौगिक के सूत्र में किसी भी प्रकार की आप लोगों को छेड़खानी नहीं करनी है। आप लोग इस प्रकार कर सकते हो, मान लो H2O है और मुझे ऑक्सीजन को 2 करना है, तो मैं यहां करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पर 2 लिख करके इसको दुगना कर लूंगा, इसकी संख्या 2 कर दूंगा, क्योंकि यहां जो संख्या लिखी होती है उसकी डायरेक्ट यहां से गुणा होती है। तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे इसमें? ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। लेकिन आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि सारे के सारे परमाणुओं की संख्या देखनी है। ठीक है, अब यहां पर जो हाइड्रोजन है वो 2 दूनी कितने हो गए? हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? हाइड्रोजन हो गए यहां पर 4। यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है, और साथ के साथ उसमें कितने परमाणु हैं, कितने तत्व हैं, उनकी संख्या को भी चेक कर लेना है। जैसे मान लो H2SO4 है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे
सल्फर की जो संख्या है वो 2 करनी है। मुझे सल्फर की संख्या कितनी करनी है? 2 करनी है। तो 2 करने का जो तरीका है वो ये है, ठीक है, जो कि हो जाएगा पूरी तरह से गलत। अब मैं क्या करूंगा, अब यहां पर एक बार देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने हैं? 2, सल्फर कितने हैं? 1, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं? 4। अब सल्फर की यदि मैं 2 करता हूं तो ये पूरी की पूरे फॉर्मूला ही बदल जाएगा, इसलिए मुझे यहां पर 2 नहीं करना, बल्कि यहां पर 2 करना होगा सल्फर की संख्या को 2 करने के लिए। तो यदि मैं इस प्रकार से करूं H2SO4 और यहां पर 2 लगा दूं तो पूरी तरह से सल्फर तो 2 हो जाएगा, सल्फर तो 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताओ। 2 दूनी 4। और ऑक्सीजन की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताओ। 4 दूनी 8। तो जब कभी भी आप लोग इस प्रकार से तत्वों को बैलेंस करते हो, परमाणुओं को बैलेंस करते हो, तो आप लोगों को देख लेना चाहिए कि उसकी साथ साथ कोई और परिवर्तन तो नहीं हो रहे हैं। एक चीज और दोबारा देख लेते हैं, नहीं समझ आया तो NH3। मुझे अमोनिया में नाइट्रोजन की संख्या 2 करनी है। अब मेरे पास तरीका है कि मैं नाइट्रोजन की संख्या को ऐसे 2 कर दूं, लेकिन फार्मूला पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। मैं नाइट्रोजन की संख्या 2 करने के लिए यहां पर 2 लगाऊंगा। अब एक बार इसमें देख लेते हैं क्या हुआ था। यहां पर नाइट्रोजन की जो संख्या है वो कितनी है? 1। हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कितनी है? 3। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, नाइट्रोजन की संख्या को बैलेंस करने के लिए, तो मैं देखूंगा कि किसी और तत्व पर तो फर्क नहीं पड़ रहा। नाइट्रोजन तो यहां पर 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन भी तो बदल गए। इसलिए आप लोगों को पूरा का पूरा फार्मूला एक बार फिर से चेक कर लेना है, ताकि कोई भी समीकरण संतुलित करते हुए आप लोगों को परेशानी ना हो। फटाक से एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से एकदम। देखिए मेरे पास ये एक रिएक्शन लिखी हुई है जो है Mg प्लस O2 और मिलकर के बन रहा है MgO। अब इधर परमाणु की संख्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं और राइट हैंड साइड में देखते हैं कि क्या निकल करके आता है। देखिए Mg की संख्या इस तरफ कितनी है? 1। ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या इस तरफ कितनी है? 2। यहां पर 2 लिखा हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इस तरफ देखते हैं, इधर Mg की संख्या कितनी है? 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। अब दोस्तों मुझे इधर 2 करना है, तो मैं डायरेक्ट 2 करने के लिए इसमें 2 की गुणा कर दूंगा। मैंने ये कर दी 2 की गुणा। मैंने आप लोगों को बताया था कि परमाणु के यौगिक के सूत्र में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसलिए ये तरीका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को नहीं करना है, याद रखिएगा। इधर मुझे 2 करने के लिए मैं यहां पर गुणा कर सकता हूं, लेकिन यहां पर गुणा नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे पास जो रिएक्शन आ गई वो आ गई Mg प्लस O2 ट्वाइस MgO। अब ये रिएक्शन संतुलित हुई है या नहीं हुई है, ये देखने के लिए मुझे एक बार फिर से लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के परमाणु को गिनना पड़ेगा। इधर Mg कितनी है? 1। ऑक्सीजन कितनी है? 2। इधर Mg कितनी हो गई? देखिए 2 की गुणा हो रही है, तो Mg की संख्या कितनी हो गई? 2। और ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी हो गई? 2। मैंने देखा कि नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन तो बराबर हो गई, लेकिन यहां 2 की गुणा करने के कारण Mg की संख्या में गड़बड़ हो गई है। तो मैं इधर क्या करूंगा? इधर मैं 2 की गुणा कर दूंगा। नॉर्मल सी बात है, ये मैंने 2 की गुणा कर दी। लेकिन याद रखिएगा, ये 2 की गुणा करनी जो है वो गलत है। अपन ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि अपन कैसे करेंगे? ऐसे। तो ये होगा ट्वाइस Mg प्लस O2, जो बनेगा ट्वाइस MgO। अब देखिए किसी भी तरफ परमाणु की संख्या गिन लीजिए, हमारी रिएक्शन जो है बनकर के तैयार हो गई है। Mg इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं। तो यह रिएक्शन जो हो गई है वो संतुलित हो गई है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए अगर रिएक्शन पसंद आ गई हो। तब तक हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए ये एक और रिएक्शन है जिसको अपन को संतुलित करना है।
तो आइए इस रिएक्शन को संतुलित करते हैं। इस तरफ देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2। इस तरफ देखते हैं राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1। तो इस तरफ मुझे ऑक्सीजन की संख्या बराबर करनी है, तो मैं इस तरफ 2 की गुणा यदि कर दूं तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो जाएगी। तो अपन को 2 की गुणा यहाँ नहीं करनी है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सूत्र H2O से H2O2 में बदल जाएगा, जो कि मैंने बताया था आप लोगों को, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र। तो मैं 2 की गुणा इस तरफ करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई ऑक्सीजन संतुलित। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि सभी परमाणुओं में फिर से चेक कर लेनी है कि कहीं किसी एक तत्व की संख्या को संतुलित करते हुए किसी अन्य तत्व की संख्या तो परिवर्तित नहीं हो गई है। इसलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, इस 2 की इस 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करने के लिए अपन यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करने के लिए सेम वही फार्मूला, इधर 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2, जो कि बनेगा 2H2O। इस तरफ देखेंगे, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। इस तरफ देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इस तरफ देख लेते हैं हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी संतुलित हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। एक वीडियो है जो मैं आप लोगों को लिए देता हूँ, एक समीकरण है जो मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, जिसे आपको होमवर्क में अपने घर पे करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि अभिक्रिया आपकी संतुलित हुई है या नहीं हुई है। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सी आसान सी रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया है। इस वीडियो का एक और भाग आएगा जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ी हार्ड संतुलित करना सिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।